नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइलेंस में, जहां हर खामोशी कुछ कहती है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है एहसान फरामोश। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम का समय, गांव का एक बड़ा सा पक्के वाला मकान। गांव में चारों तरफ शांति, लेकिन इस मकान के अंदर तूफान उमड़ रहा था। हॉल में बैठे थे सुरेश, अर्नव और उनकी बीवियां, और उन दोनों के सामने खड़े थे उनके 47 वर्षीय बड़े भाई अनिल, किसी गुनहगार की तरह। गुनाह ये कि उन्होंने इस उम्र में शादी की। उनके बगल में खड़ी थी दुल्हन के लिबास में सुनीता, उम्र 40, सकुचाई और डरी हुई सी। सुरेश दहाड़ते हुए बोला, भैया ये क्या तमाशा आपने लगा रखा है? ये कोई उम्र होती है शादी की? सारे समाज में आपने हमारी और हमारे परिवार की नाक कटवा दी है। अभी सुरेश की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अर्नव ने बीच में ही जोड़ा, आपकी वजह से हम कहीं सर उठाकर चल नहीं सकते। गांव में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि बुढ़ौती में इन्हें जवानी चढ़ी है, सारी उम्र शादी नहीं की, अब 50 के होने वाले हैं तो शादी कर रहे हैं। उनकी पत्नियां भी पीछे नहीं थी। सुरेश की पत्नी ऋतु ने कहा, हाय हाय भैया, आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे कुछ तो सोचते, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कैसा लगेगा कि उनके ताऊ जी बुढ़ौती में शादी कर रहे हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तभी अर्नव की पत्नी सौम्या बोली, हाँ जी बिल्कुल सही कह रही हो। हम तो भैया को एकदम संत समझते थे, लेकिन ये तो ढोंगी बाबा निकले। बताओ भला, इतनी उम्र हो ही गई थी, कुछ साल की तो और बात थी। पता नहीं क्या दिमाग में सूझा। मुझे तो लगता है जरूर इस औरत ने ही कोई काला जादू किया होगा, वरना भैया तो ऐसे कभी नहीं थे। उनकी बात सुनकर सुनीता और डर गई और अनिल के पीछे जाकर छुपने सी लगी। अनिल अभी तक चुपचाप सुन रहा था, लेकिन जब सुनीता पर बात आई तो उसने पलटकर जवाब दिया, देखो तुम दोनों को मुझे जो कहना है कहो, लेकिन सुनीता जी से कुछ मत कहो। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं। कम उम्र में ही वो विधवा हो गई। उनके पूर्व पति आर्मी में थे जो शहीद हो गए। इतने सालों तक उन्होंने शादी नहीं की। अगर अब वह अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाह रही हैं, तो इसमें तुम लोगों को क्या दिक्कत है? और पूरी जिंदगी तो मैंने तुम सबके लिए किया। अब अगर मैं अपने बारे में कुछ सोच रहा हूँ तो तुम लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? तुम लोग क्या सोच रहे थे कि मैं आखिरी दम तक अकेला ही मर जाऊंगा? तुम सब तो अपनी अपनी पत्नियों के साथ शहर में मजे से रहते हो, मैं गांव के इस घर में अकेला ही रहूंगा। खैर, मुझे तुम लोगों को कोई सफाई नहीं देनी। जिसे जो सोचना है सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए सुनीता जी, आपको आपका कमरा दिखाऊं। इतना कहकर अनिल जी ऊपर सुनीता को कमरे में ले गए। सुनीता कमरे में जाते ही टूट गई। वही बिस्तर का कोना पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि समाज इस विवाह को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अनिल ने दूसरी तरफ मुख किया और गंभीरता से बोले, जिंदगी भर तो आपने और मैंने समाज की ही सुनी, पर क्या मिला? आप ज्यादा मत सोचिए, आप आराम कीजिए। इतना कहकर अनिल वहीं कमरे में पड़े एक सोफे पर बैठ जाते हैं और अपने विचारों की दुनिया में खो जाते हैं। अतीत के किताब के पन्ने उनके सामने एक एक करके पलटने लगते हैं। सिर्फ 16 साल के थे जब उनकी माँ ने दुनिया छोड़ा था। माँ के गुजरने के 2 साल पहले ही पिता भी एक्सीडेंट में गुजर गए थे। माँ के गुजरते ही अनिल टूट गए, लेकिन उनके साथ थे उनके 3 छोटे भाई बहन, 8 साल का सुरेश, 6 साल का अर्नव और 4 साल की पूजा। उन्हें तो इतना भी समय नहीं मिला कि अपनी माँ के मरने का शोक भी व्यक्त कर पाएं। माँ के गुजरते ही तीनों छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी अनिल पर आ गई। माँ की मृत्यु से पहले उसने 10वीं की परीक्षा दी थी। अब रिजल्ट आया था। उसने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए थे। अपने स्कूल में उसने टॉप किया था। गांव के मास्टर जी उसकी झोपड़ी में आए उसका रिजल्ट लेकर। अंदर के हालात देखकर उनका भी दिल पसीज गया। एक टूटी हुई सी चारपाई, मिट्टी का चूल्हा, कुछ लकड़ियां और पुराने बर्तन, बस यही थी अनिल के घर की सामग्री। मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने आंसुओं को छुपाते हुए अनिल से कहा, अनिल बेटा, तुमने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। ये देखो, पूरे स्कूल में तुमने टॉप किया है। तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, देखना तुम बहुत आगे तक जाओगे। अनिल के चेहरे पर एक पल के लिए थोड़ी चमक तो आई, लेकिन फिर उदासी छा गई। उसने आंखों में आंसू लिए कहा, मास्टर जी, अब मैं कभी नहीं पढ़ सकता। अगर मैं पढ़ने लगा तो मेरे पीछे इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा?
ये तो भूखे ही मर जाएंगे। मास्टर जी निशब्द रह गए। उन्हें पता था अनिल की बात कड़वी जरूर है, लेकिन एकदम सच है। उन्होंने अनिल के सर पर हाथ रखा और कहा, हिम्मत मत हारना बेटा, किसी चीज की जरूरत हो तो निसंकोच तू मेरे पास आकर बोल सकता है। अनिल ने आंसुओं के साथ एक मुस्कुराहट दी। मास्टर जी भारी मन से वहां से चले गए। अनिल ने अपने उस 10वीं के रिजल्ट को पुराने टूटे हुए बक्से में संभाल कर रख दिया। बक्से के बंद होते ही उसके पढ़ाई के सपने भी हमेशा के लिए बंद हो गए। उसने देखा अपने छोटे भाई बहनों को, उनके मासूम चेहरों को। छोटी पूजा, उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसने माँ जैसी अनमोल चीज खो दी है। वो तो अभी भी मासूमियत के साथ हंस रही थी, लेकिन अनिल तो समझदार था। उसे पता था कि अब उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहेगा। कुछ दिनों तक तो बच्चों को आस पड़ोस वालों ने खाने पीने को दिया, लेकिन कोई भी जिंदगी भर किसी दूसरे के घर के बच्चों को थोड़े खिला सकता है। अनिल इस बात को समझता था। उसने माँ के गुजरने के कुछ दिन बाद से ही गांव के एक ईटा भट्ठा में काम करना शुरू कर दिया। दिन भर वो ईटा भट्ठा में मजदूरी करता। शाम तक जो पैसे मिलते उससे कुछ खाने पीने को लाकर अपने भाई बहनों को खिलाता। कई बार ऐसा होता कि भाई बहनों को खिलाने इतने ही पैसे मिलते और वो खुद भूखा ही सो जाता। छोटी बहन पूजा तो हमेशा अनिल के साथ चिपक कर ही सोती। अब वही अपने भाई बहनों का माँ था, पिता था और घर की छत भी। इसी तरह संघर्ष भरे दिन बीतने लगे। उसने पिता की छोड़ी हुई छोटी सी जमीन पर खेती करना भी शुरू किया। सुबह 4 बजे ही उठकर वो खेतों में हल चलाने के लिए जाता। दिन भर ईटा भट्ठा में मजदूरी और रात में किसी ढाबे पर बर्तन धो लेता। उसके भाई अब थोड़े बड़े हो गए थे। आखिरकार उन्हें भी तो पढ़ाना था। शुरू में तो उसने अपने भाई बहनों को वहीं के सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया और संघर्ष भरे दिन काटते रहा। सभी मिलजुल कर प्यार से रहते। उस साल अनिल की फसल बहुत अच्छी हुई। कुछ एक्स्ट्रा पैसों से उसने थोड़ी और जमीन खरीदी और फिर से अपने संघर्ष में लग गया। वो दिन रात मेहनत करता रहा। साल दर साल बीते और उसकी मेहनत भी रंग लाती गई। उसने अपने भाई बहनों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। अपनी कमाई से बचत करके थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा जमीन खरीदते गया। समय पंख लगाकर कब उड़ गया अनिल को भी पता न चला। देखते देखते 20 साल बीत गए। इन 20 सालों में उसने अपने छोटे भाई बहनों को बहुत पढ़ाया और अब उसके दोनों भाई शहर में नौकरी करने लगे थे। बहन पूजा भी अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुकी थी। तीनों भाइयों ने मिलकर सबसे पहले छोटी बहन की शादी एक अच्छे घर में अच्छा सा नौकरी वाला लड़का देखकर की। अनिल ने सुरेश और अर्नव की भी अगले कुछ सालों में उनकी ही पसंद की लड़कियों से शादी करवा दी। वे दोनों अपनी अपनी पत्नियों को लेकर शहर चले गए। घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते अनिल को पता ही नहीं चला कि कब उसकी शादी की उम्र भी निकल गई। जब वो 25-26 साल का था तब तो कुछ शादी के रिश्ते भी उसके लिए आते, लेकिन तब उसके पास शादी और गृहस्थ बसाने का समय ही कहाँ था। पता ही नहीं चला कि कब 40 का हो गया और घर में बिल्कुल अकेला भी। भाई बहन अपने अपने गृहस्थ में अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। वो सिर्फ 30 त्योहार या छुट्टियों पर गांव आते और अब सुरेश और अर्नव के व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा था। ये बात अनिल भली भांति नोटिस कर रहे थे, लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि आखिर उनका भी अपना एक परिवार हो गया था और उन्हें उसके बारे में भी सोचना था। अनिल को इन सब से भी कोई शिकायत नहीं थी। जब त्योहारों पर सारा परिवार इकट्ठा होता अनिल खुशी से झूम उठते। पूरा साल इंतजार करते कि कब छुट्टियां हो, कब त्योहार आए तो उनके भाई बहन उनके पास आए। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। होली का त्योहार, सभी एक साथ इकट्ठा हुए। इस बार तो दोनों बहुएं भी आई थीं। घर बिल्कुल भरा भरा हंसता खेलता सा लग रहा था। दिन भर सबने बहुत अच्छे से होली खेली। घर में सुरेश और अर्नव के बच्चे दौड़ दौड़ कर रंग उड़ा रहे थे, जिन्हें देख के अनिल खुशी से फूले न समाते। आज अगर उनकी शादी हुई होती तो उनके आंगन में भी बच्चे इसी तरह शैतानियां करते। पहले अनिल को कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ जब तक भाई बहन साथ थे, लेकिन अब उन्हें अपना अकेलापन खलता। गांव के बड़े बुजुर्ग उन्हें हमेशा समझाते थे कि बेटा, अपनी गृहस्थी अपनी होती है, भाई बहन बड़े होंगे, उनका अपना परिवार होगा, तू अकेला रह जाएगा। लेकिन तब अनिल उनकी बातों को नकार देते। उन्हें लगता कि वो तीनों भाई साथ रहेंगे तो घर भरा भरा रहेगा, उनके बच्चों को ही मैं अपना बच्चा मान लूंगा। लेकिन आज वो सच में अकेले रह गए थे। सोचते सोचते उनकी आंखें भर आई।
बच्चे घर में धमा चौकड़ी मचाते रहे और अनिल उन्हें देखते रहे। दिन खत्म हुआ। अनिल थके हुए अपने कमरे में सोने चले गए। रात करीब 11 बजे उनकी नींद खुली। प्यास लगी थी। कमरे में पानी लाना आज भूल गए। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे। रसोई की तरफ जा ही रहे थे कि सुरेश के कमरे से अर्नव, सुरेश और उनकी पत्नियों की हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थी। अनिल का भी मन हुआ कि जाकर अपने भाइयों के साथ वह भी हंस बोल ले, लेकिन दरवाजे पर ही उन्होंने जो सुना उसने उनके होश उड़ा दिए। सुरेश हंस हंस कर कह रहा था, यार इस बार की होली तो बाकी होली से काफी अलग है। अर्नव, तूने टॉनिक की शीशी में दवाई अच्छे से मिला दी है ना? अर्नव बोला, भैया ये देखिए ना, ये रही, मैंने पूरा तैयार करके रखा है, ये हम कल सुबह भैया को दे देंगे। तभी अर्नव की पत्नी सौम्या ने कहा, लेकिन इसमें है क्या? सुरेश ने बताया, अरे सौम्या, इसमें हमारे करोड़पति होने का राज मिला हुआ है। सौम्या ने हल्की हंसी के साथ कहा, मतलब ये टॉनिक है, ताकत वाली। इसमें अर्नव ने एक ऐसी दवा मिलाई है जिसे रोज इंसान थोड़ा थोड़ा पीता रहे तो आने वाले 3-4 महीना में वो धीरे धीरे मौत के करीब चला जाएगा और एक दिन मृत्यु उसे गले लगा लेगी। वो आसानी से इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो इंसान किसी दवाई की वजह से मरा है या प्राकृतिक रूप से। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये दवाई आप बड़े भैया के लिए लेकर आए हैं, है ना? सुरेश ने हंसते हुए कहा, और नहीं तो क्या। अरे बड़े भैया के आगे पीछे कोई है नहीं। जमीन देखी हो कितना है उनके पास? उनके पास सारी जमीन उनकी खरीदी हुई है, उनके नाम पर है। अगर हम जिंदगी भर भी कमाते रहे ना तो भी इतनी जमीन कभी नहीं खरीद पाएंगे। आज की डेट में जिसके पास जमीन है वही राजा है। एक बार भैया रास्ते से हट जाएं, फिर सारी जमीन हमारी होगी। इतना कहकर चारों जोर जोर से हंसने लगे। रितु ने कहा, अरे धीरे हंसो, कहीं ऐसा ना हो कि भैया तक आवाज चली जाए और वो नीचे आ जाए। तभी सौम्या ने बीच में ही कहा, अरे चिंता मत करो जीजी, वो तो कब का अपने कमरे में ऊपर जाकर सो चुके हैं और छत तक आवाज नहीं जाएगी। बाहर अनिल ने ये सारी बातें सुन ली। उनका कलेजा धक्क से रह गया। वो वहीं दीवार से टिक कर थोड़ी देर स्तब्ध खड़े रहे, फिर खुद को संभालते हुए किसी तरह कमरे में आए। कमरे में आते ही वो टूट गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन भाइयों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपनी सारी खुशियों की बलि चढ़ा दी, वो भाई आज जमीन के टुकड़े के लिए उनके जान लेने पर आमादा हो गए थे। क्या उनके द्वारा किए गए एहसान का यही बदला उनके भाइयों ने चुकाया था? सोच सोचकर उनके आंखों से लगातार पानी बहता जा रहा था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपने बिस्तर में चुपचाप लेट गए। पूरी रात उन्हें नींद न आई। अपना अतीत, अपने संघर्ष, माँ का गुजरना, भाइयों को किस तरह उन्होंने पाला पोसा, ये सारी घटना उनके आंखों के सामने झूलती रही। अगले दिन अनिल उठे, लेकिन आज का दिन सामान्य दिनों की तरह नहीं था। उनके मन में घोर अंधकार छाया था। जहाँ वो जिंदा दिल सबसे हंस हंस कर बात करते, आज बस चुपचाप थे। चुपचाप अपना दैनिक काम पूरा किया, पूजा की और नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। दोनों बहुएं नाश्ता लगा रही थीं, लेकिन आज अनिल के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ उदासी छाई थी। तभी अर्नव ने एक टॉनिक की शीशी निकाली और अनिल जी से कहा, भैया ये टॉनिक मेरी कंपनी वालों ने खास विदेश से मंगवाया है। कुछ ही सेलेक्टिव पीस आई थी, मैंने उनसे जबरदस्ती एक शीशी ले ली आपके लिए। आप इसे रोज पीजिएगा, 100 साल तक भी आपके हाथ पैर इसी तरह चलते रहेंगे। अनिल ने उस टॉनिक की शीशी को ध्यान से देखा, फिर अपने भाइयों के चेहरे को, पर उनका मन तो कर रहा था कि उठकर इस समय दोनों भाइयों को थप्पड़ पर थप्पड़ मारे और धक्का देकर इस घर से निकाल दें। लेकिन उन्होंने खुद पर संयम रखा, क्योंकि जो इंसान धोखे से उन्हें मारने की साजिश कर सकते हैं, अगर उन्हें ये पता चल जाए कि मुझे सब पहले से पता है, तो इस घर के अंदर ये चारों मिलकर यूं ही मुझे मार देंगे और बाहर कुछ भी कहानी बता देंगे। घर के अंदर कौन देख रहा है कि क्या हुआ? इसलिए अनिल कुछ नहीं कहते और चुपचाप दवा ले लेते हैं। सभी नाश्ता करते हैं। अगले दिन दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ शहर निकल जाते हैं। अनिल ने उस शीशी को अलमारी में रख दिया और उसे हाथ भी न लगाया। सोचने लगे कि इस समस्या का क्या उपाय है। तभी उन्हें ध्यान आया कि कुछ महीने पहले गांव के सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका नियुक्त हुई हैं, जो बहुत ही सुलझी, समझदार और भली औरत हैं। कम उम्र में ही विधवा हो जाने के कारण उन्होंने नौकरी करना चुना था
और इस गांव में उनका ट्रांसफर हुआ था। उनकी उम्र 40 साल थी, लेकिन फिर भी वो अपनी उम्र से काफी छोटी और सुंदर लगती थी। गांव के लफंगों की गंदी नजरें अक्सर उन पर रहती। उनके सास ससुर भी उनके साथ रहते थे। अनिल अक्सर गांव की पाठशाला में वहां के बच्चों की व्यवस्था देखने और अपने मर्जी से बच्चों के लिए कुछ न कुछ नई नई चीजें लेकर जाते रहते। वो खुद तो पढ़ाई कभी नहीं कर पाए, लेकिन जिस भी बच्चों में उन्हें कोई प्रतिभा दिखती वो उसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते। शिक्षिका सुनीता जी की सास ससुर ने अनिल से कई बार इस बात के लिए निवेदन किया था कि वो उनकी बहू से पुनर्विवाह कर लें, क्योंकि उनका बेटा बहुत कम उम्र में ही शहीद हो गया था और अब उनकी बहू बिल्कुल अकेली है। कुछ सालों में वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, फिर उनकी बहू इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाएगी। कोई तो हो जो उसे संभाले। लेकिन तब अनिल ने ये कहकर मना कर दिया था कि मेरी शादी की उम्र निकल गई है और दुनिया क्या कहेगी। लेकिन आज उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा और पाठशाला की ओर निकल गए। उन्होंने सुनीता जी को अकेले में बुलाया और उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। सुनीता उनकी बातों को सुनकर हक्की बक्की रह गई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? जब 3-4 साल पहले मेरे सास ससुर ने आपसे इस बारे में बात की थी तब आपने मना कर दिया था कि उम्र हो गई है। अब तो उम्र और बढ़ गई है, फिर आप कैसे शादी के लिए मान रहे हैं? अनिल ने कहा, उम्र बढ़ते के साथ अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई बहन सभी अपनी दुनिया में खो जाते हैं और इंसान अकेला रह जाता है। इसी अकेलेपन से बचने के लिए बड़े बुजुर्ग विवाह के लिए कहते थे। मैं सबसे पहले आपसे पूछने आया हूँ, क्या आपको इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं? सुनीता जी हाँ में सर हिलाती हैं। सुनीता की हामी मिलने के बाद अनिल उनके सास ससुर के पास जाते हैं और शादी की बात करते हैं। सास ससुर को ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि जब हमने शादी की बात की थी तो इन्होंने मना कर दिया था और अब खुद आगे से शादी के लिए कह रहे हैं। लेकिन उन्हें पता था कि अनिल एक बहुत ही भले इंसान हैं, इसलिए वो खुशी खुशी हाँ कर देते हैं। शादी कोई भव्यता से नहीं, सम्मानित तरीके से हुई मंदिर में। जैसे ही ये खबर सुरेश और अर्नव को लगी, वो दोनों भागे भागे गांव आए। जब तक वो पहुंचे शादी हो चुकी थी। मंदिर में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आते ही वो अनिल पर बरस पड़े। उन चारों को इस बात की ज्यादा फिक्र थी कि अब अनिल का परिवार बन गया है तो इस संपत्ति पर अनिल के जाने के बाद उनकी पत्नी का अधिकार होगा। इस वजह से वे सभी और भी ज्यादा गुस्से में थे। उसी रात चारों आपस में बैठकर फिर चर्चा करते हैं। अर्नव कहता है, भैया अब क्या होगा? अब तो उनकी शादी हो गई है और कुछ ही सालों में हो सकता है बच्चे भी हो जाएं। सुरेश थोड़ी देर शांत रहता है। नहीं, भैया की उम्र हो गई है और जिस औरत से उन्होंने शादी की है वो भी उम्र दराज है, इसलिए इन दोनों के बच्चे तो नहीं होने वाले। बस हम किसी तरह भैया को रास्ते से हटा दे, फिर तो उस औरत को मैं खुद धक्के मार कर इस घर से बाहर निकालूंगा। चारों अपने मन में संतुष्टि लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले दिन एक और सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा है। सुबह की शुरुआत सामान्य होती है। अनिल और सुनीता नीचे आते हैं। दोनों बहुओं ने उनके लिए नाश्ता नहीं बनाया था। सुनीता जी खुद ही रसोई में जाकर अनिल के लिए नाश्ता और चाय बनाती हैं। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। दरवाजा खोलने के लिए सौम्या जाती है तो सामने एक 15-16 साल का लड़का खड़ा था। वो कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? किससे मिलना है तुम्हें? वो लड़का बोला, मुझे मेरी माँ से मिलना है। अंदर बैठे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। सुरेश के मुंह से एकाएक निकलता है, माँ? यहाँ कोई माँ नहीं रहती, तुम गलत घर में आ गए हो, चलो जाओ यहाँ से। तब तक सुनीता रसोई से बाहर आती है। उस लड़के को देखकर वो खुशी से दौड़ी दौड़ी जाती है और उसे गले लगा लेती है। ये लड़का भी उसके गले लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़का सौम्या से कहता है, आप तो कह रही थी यहाँ मेरी माँ नहीं है, ये देखो यही तो है मेरी माँ। सुनीता उसे अंदर ले आती है। उन चारों के हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो गए थे। सुरेश गुस्से से अनिल से कहता है, भैया ये क्या तमाशा है? शादी तक तो ठीक था, अब ये बच्चा? क्या इस औरत का बच्चा भी है? अनिल कहते हैं, हाँ तो मैंने तो पहले ही बताया था कि उनकी एक शादी हो चुकी थी और उनके पति कम उम्र में ही चल बसे थे। अर्नव गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं था कि इनका कोई बच्चा भी है। अनिल ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, तुम लोगों ने मुझसे बैठकर बात ही कितनी देर की थी? तुम लोग तो सिर्फ ये मुद्दा बनाकर बैठे थे कि मैं शादी क्यों कर रहा हूँ। अब सुनीता जी का बच्चा तो मेरा भी बेटा हुआ, तो मैं तुम सबको यहाँ बता दूं कि ये लड़का यानी आरव अब से मेरा और सुनीता जी का बेटा है
और हाँ, मैंने एक वसीयत भी बनवा ली है जिसमें मेरे जाने के बाद ये सारी संपत्ति मेरे बच्चे यानी कि आरव के नाम होंगे। ये सुनते ही सुरेश, अर्नव, ऋतु और सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक झटके में उनके सारे उम्मीदों पर पानी फिर गया। सुरेश चिल्लाता है, भैया ये क्या तमाशा आपने लगा रखा है? कल के आए इन बाहरी लोगों के लिए आप अपनी सारी संपत्ति छोड़कर जाने को तैयार हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं। अब तक जो अनिल चुप थे, अब जाकर उनके मन की बात निकलने वाली थी। वो कहते हैं, मैंने तो तुम सबको ही अपना बच्चा माना था और यही सोचा था कि मेरे जाने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का होगा, लेकिन तुम लोगों को लालच ने इस कदर घेर लिया कि अपने पिता समान बड़े भाई को मारने की साजिश रचने में भी तुम लोगों को शर्म नहीं आई। मुझसे किसी चीज की उम्मीद कैसे लगा सकते हो? तुम जैसे अपनों से ज्यादा अच्छे तो बाहरी लोग ही हैं। इतने सालों तक मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, मेरे एहसानों का ये बदला दिया है तुम लोगों ने। सही कहते हैं लोग, एहसान फरामोश घर में ही मिल जाते हैं और तुम सब तो उसके जीते जागते मिसाल हो। चारों का सर शर्म से झुक जाता है। अनिल आगे बोलते हैं, मुझे उसी दिन पता चल गया था जब तुम चारों होली के दिन बैठकर यहाँ मेरे मरने की साजिश रच रहे थे, पर मैं कुछ बोला नहीं क्योंकि मुझे पता था कि जो भाई मुझे चुपके से मारने की साजिश कर सकते हैं वो मेरे पता चलने पर मुझे जानबूझकर मारने से भी कोई संकोच नहीं करेंगे। चार दीवारी के भीतर क्या हुआ ये कौन देखने आएगा, इसलिए मैंने ये रास्ता निकाला। अब अगर तुम लोग मुझे मार भी दोगे या मेरे साथ कुछ भी गलत होगा तो ये सारी संपत्ति में से फूटी कौड़ी भी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। ये सब आरव और सुनीता के नाम होगा। चारों में से किसी के पास अनिल के तर्क का कोई उत्तर नहीं था। सभी मुंह लटकाकर अपने अपने कमरों की तरफ जाने लगे। तभी अनिल बोले, रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई और मेरी आखिरी बात यह है कि अब क्योंकि मेरा अपना खुद का भी परिवार हो गया है, इसलिए तुम लोगों को अब यहाँ आने की जरूरत भी नहीं। पिताजी की जो थोड़ी सी जमीन थी उसमें तुम लोग अपना अपना हिस्सा लेकर पूरी तरह से मुझसे अलग हो जाओ। ये घर भी मैंने ही बनाया है, इसलिए मैं तुम जैसे एहसान फरामोशों को इस छत के नीचे भी नहीं देखना चाहता, न ही कोई संबंध रखना चाहता हूँ। अपना अपना सामान लो और निकल जाओ मेरे घर से। कमरा एकदम सन्नाटे से भर जाता है। सिर्फ पंखे की हल्की हल्की आवाज हवा में गूंज जाती है। चारों कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप अपने कमरों में चले जाते हैं और अपना सामान लेकर निकल जाते हैं। उनके जाते ही अनिल के सब्र का बांध टूट गया। जो अभी इतने मजबूत दिख रहे थे एक पल में बिखर गए। वही सोफे पर बैठ आंसू बहाने लगे। उन्हें इस बात का दुख था कि जिन भाइयों को उन्होंने बेटों की तरह पाला वो भाई इतने बड़े एहसान फरामोश निकले। सुनीता ने उनके कंधे पर हाथ रखा, जैसे कह रही हूँ कि अब आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने वही जो अपनों का साथ दे, बाकी तो सब बस मौका परस्त ही होते हैं। दोस्तों, क्या अनिल ने अपने भाइयों के साथ सही किया? आप इस कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते हमें ये जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को भारत के या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। राधे राधे।